Today we are going to start exercise 8.2 NCERT Maths of class 9. This exercise is totally based on midpoint theorem and its converse. So we have already done the proof of the midpoint theorem. So we are going to use that theorem in this question. This is the question number 1. ABCD is a quadrilateral. Here is the ABCD, which is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides. See, AB का midpoint आपका P है, BC का midpoint Q है, CD का midpoint R है and AD का midpoint S है. What you have to prove? And one more thing is given to you. AC is the diagonal. This is the diagonal which is shown dotted here in the figure. ठीक है? And what you have to prove? There are three parts you are given to prove. First part is SR parallel to AC. You can see this line SR. You have to show this SR is parallel to AC and is also equal to half of AC. Length में इसका half है और ये parallel है. So this can be done using midpoint theorem. So which triangle we have to take? We are going to take, हमने पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं लेना, हमें ट्राइंगल लेनी है. AC जो डायगोनल है वो तो लेना ही लेना है आपने, साथ में ऊपर D पॉइंट जो है वर्टेक्स. तो आप ये ट्राइंगल ले रहे हैं जो मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रही हूँ. इट मीन्स ACD. ये ट्राइंगल आपने लेनी है. तो यहाँ आपने क्या करना है, देखो ये ट्राइंगल आपने ली और इसके मिड पॉइंट्स क्या है, S और R. ट्राइंगल की दो साइड्स, एक ये साइड है एक ये साइड है, ए लेटर बना रही है आपकी. ये इन दोनों के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी हाफ होती है. ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है. तो अब आपने यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करके दिखाना है, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना है. तो अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बता दीजिए कि मिड पॉइंट्स किस किस के हैं और कौन सी साइड्स के हैं. तो हमारे पास इस ट्राइंगल में तीन साइड्स होंगी, DA, DC एंड AC. तो दो के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड AD रिस्पेक्टिवली. तो DC और AD के, तो तीसरी साइड कौन सी बची, AC आपकी. तो इसका मतलब ये जो लाइन बन रही है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके R और S को, दिस RS विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन. सो SR पैरेलल टू AC and is equal to half of AC. ठीक है, this is your first part. We have proved first part and I have taken as equation 1 also. By which theorem we have written this? We have used here by midpoint theorem. We have written it by midpoint theorem. Similarly, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो PQ है ये SR के इक्वल है. ये इक्वल कब होंगी, जब ये सेम चीज के इक्वल होंगी. अब SR जो है वो आपकी हाफ ऑफ AC है. अगर आपकी PQ भी हाफ ऑफ AC आ जाती है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है और ये इक्वल है. तो ऐसा करने के लिए आपको फिर से मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. पहले आपने डायगोनल के ऊपर वाली वर्टेक्स ली थी, अब आप डायगोनल के नीचे वाली वर्टेक्स लेंगे, यानी अब आप ट्राइंगल लेंगे ACB. पहले आपने ली थी ACD. अब ACB ट्राइंगल आपने ली है या ABC बोल दीजिए. तो इसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. तो मैंने कंबाइन करके लिखा है P and Q are the midpoints of the sides AB and BC respectively. आप दो साइड्स का मिड पॉइंट है, तो कौन सी तीसरी साइड बची, AB और BC का मिड पॉइंट ले लिया, तो थर्ड साइड बची है आपकी AC. तो ये थर्ड साइड के लाइन पैरेलल होगी जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है. तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है PQ, ये पैरेलल होगी AC के और लेंथ में इसकी क्या होगी, हाफ. तो आपने डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना है, डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है. सिर्फ आपने ब्रैकेट में ये लिख देना है आपने यूज क्या किया है. तो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. दिस यू हैव रिटन बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब आपका सेकंड पार्ट अब कैसे प्रूव होगा. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो अगर आप इनको कंबाइन करो, SR भी हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है. Each is equal to half of AC, so we can write PQ is equal to RS because each is equal to half of AC. So second part is also proved. Now third part is left. PQ RS is a parallelogram.
How can you prove that it is a parallelogram? If one pair of opposite side is parallel as well as equal, we can say that it is a parallelogram. अगर आप PQ पैरेलल टू SR भी कर देते हैं और PQ इक्वल टू SR भी कर देते हैं, दोनों चीजें कर देते हैं, पैरेलल भी और इक्वल भी, तब आप कहेंगे कि ये फिगर क्या हो गई है, पैरेललोग्राम, एक ही पेयर में। तो इक्वल तो आप लिख ही चुके हैं। अब अगर आप पैरेलल वाला कंसेप्ट भी देखें तो आप देखिए SR किसके पैरेलल है, AC के, और PQ किसके पैरेलल है, वो भी AC के पैरेलल है, दोनों सेम लाइंस के पैरेलल हैं, तो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल। तो ऑल्सो PQ पैरेलल टू RS। तो अब आपने इस अपोजिट साइड को इक्वल भी प्रूव कर दिया है और पैरेलल भी प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने प्रूव कर दी हैं एक अपोजिट पेयर को। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। So we have proved third part also. Now let's move to question number 2. In question number 1, the outside figure was a quadrilateral and you have proved the inner figure which is obtained by joining the midpoints is a parallelogram. In this question you are given rhombus. बाहर वाला अब आपका rhombus given है, तो आप rhombus की डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, और PQRS पहले की तरह ही मिड पॉइंट्स हैं चारों साइड्स के, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फिगर बनी है ये रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल था बाहर, तो आपने प्रूव किया अंदर पैरेललोग्राम है। अब बाहर रोम्बस है और जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये फिगर बन रही है, दिस यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो आपने अंदर प्रूव कर देना है कि ये पैरेललोग्राम है, और वन एंगल आपने 90 करके दिखाना है, तो हो गया प्रूफ। पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल 90 कर दो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो आपने पैरेललोग्राम मैंने डायरेक्टली लिख दिया PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम कर रहे हैं। पहले ऊपर वाली डायगोनल के ऊपर वाली ट्राइंगल लेनी है और लिखना है SR पैरेलल टू AC and SR equal to half of AC. Similarly, PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. So both are parallel as they are parallel to AC and both are equal to half of AC. So PQ is equal to SR. So one pair is equal and parallel, so it is a parallelogram. So I have not proved that part. I have directly written PQRS is a parallelogram. तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो जो भी शेप का है, उसके मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके अंदर फिगर बनेगी, वो आपकी पैरेललोग्राम तो होगी ही होगी। उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, सिर्फ एक एंगल इस पैरेललोग्राम का 90 करके दिखाना है। आपने ये प्रूव कर दिया PQRS आपका जो है पैरेललोग्राम है। अगर आपने कोई एक एंगल 90 कर दिया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब 90 करने के लिए अगर मुझे पता है कि ये क्या है, बाहर वाला रोम्बस है, तो इसके डायगोनल्स 90 पर बाइसेक्ट होते हैं, तो ये सारे एंगल्स 90 हैं। तो हम कोई भी एक छोटी फिगर ले लेंगे और उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। अब आप देखो, आपने ये प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम से कि RS पैरेलल टू AC। RS अगर पैरेलल टू AC है, तो अगर हम उन पैरेलल लाइंस का स्मॉल पार्ट भी लेंगे तो वो भी क्या होगा, पैरेलल। तो अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं TR, तो वो TR पैरेलल हो जाएगा OU के, क्योंकि ये पूरी लाइंस पैरेलल है, और मैं अगर इसका पार्ट कंसीडर करती हूँ वो भी क्या होगा, पैरेलल। तो क्योंकि ये पूरी लाइंस पैरेलल है, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल होगा, सो TR पैरेलल टू OU। और अगर इसी तरह से हम देखें कि ये वाली, अगर मैं इस BD डायगोनल वाली ट्राइंगल को लेती हूँ, BD डायगोनल वाली ये वाली, तो आप लिखोगे कि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल है। अगर RQ पैरेलल है BD के, तो RU भी पैरेलल होगा TO के। अगर मैंने इस पॉइंट को O लिया है, RU भी पैरेलल होगा TO के। तो मैंने यही वाला रिजल्ट लिखा है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये जो छोटा सा फिगर देख रहे हो आप, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल। एंड यू ऑल नो दैट कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये हमने आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा,
90। ये एंगल अपोजिट है तो इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल O इज इक्वल टू एंगल R ईच 90 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आपने पैरेललोग्राम तो इसको पहले ही प्रूव कर दिया था क्वेश्चन 1 की तरह, और ये भी प्रूव कर दिया कि इसका एक एंगल क्या है 90। कैसे यूज करा आपने डायगोनल, क्योंकि बाहर वाला रोम्बस था तो आपने इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टीज को यूज करा है कि ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और इस छोटी फिगर को पैरेललोग्राम बता के आपने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो ये भी 90 हो गया। तो आपने एक एंगल 90 करके दिखा दिया। तो पी क्यू आर एस को आपने पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर दिया था, और साथ ही साथ आपने ये भी प्रूव कर दिया इसका एक एंगल जो है आर वो 90 डिग्री है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। रिमेंबर कि अगर आपकी फिगर पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको आप रेक्टेंगल बोलते हैं। तो वी हैव प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ABCD is a rectangle. See, this ABCD is a rectangle. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. तो आप AB से मिड पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R, DA का मिड पॉइंट है S। तो अब आपको क्या बताना है कि जो इनको ज्वाइन करके PQRS को अंदर फिगर बनी है, दिस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए भी आप एक तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए और प्रूव कर दीजिए कि ईच साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कि स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। तो PQRS जो है आपका पैरेललोग्राम तो है ही, अगेन एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1 कि SR पैरेलल टू AC, SR equal to half of AC. Similarly, PQ parallel to AC, PQ equal to half of AC. So both are parallel to AC, so they are parallel to each other, and both are equal to half of AC, so they are equal also, equal as well as parallel, so it is a parallelogram. So this was the first part. So I have written directly और एक बार बता दिया आपको। अब आप क्या यूज करेंगे, आपको बाहर वाला रेक्टेंगल दिया है, अंदर वाले को आपको रोम्बस प्रूव करना है जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके आया है। पहले आपने इसका रिवर्स किया था, बाहर रोम्बस था, अंदर रेक्टेंगल प्रूव किया था। तो अब आपके पास 4 ट्राइंगल्स बनेगी। सबसे पहले तो दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। 4 ट्राइंगल्स कैसे बनेगी, पहले आप AC डायगोनल को देखो। AC डायगोनल के ऊपर वाली ट्राइंगल देखो ACD, जो मैंने यहाँ लिखी है, उसमें क्या आएगा SR जो है वो आपका हाफ ऑफ AC आ जाएगा। आप ये वाली ट्राइंगल ले रहे हो, ये दो मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये थर्ड साइड के लेंथ में हाफ होगी। मैंने पैरेलल नहीं लिखा है, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पैरेललोग्राम। तो मैं डायरेक्टली आपको मेन कंसेप्ट बता रही हूँ कि साइड साइड्स इक्वल कैसे करनी है। तो SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सिमिलरली आप डायगोनल के नीचे वाले ट्राइंगल लेंगे AC के, ABC। अब आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब आप BD डायगोनल पे आ जाइए, तीसरी ट्राइंगल पे। तो BD डायगोनल आपका ये रहा, BD डायगोनल के ऊपर वाली ट्राइंगल लीजिए BDC। तो RQ जो है आपका RQ ये होगा इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये रहा। उसके बाद आपने BD के नीचे वाले ट्राइंगल ले लेनी है, ये वाली। तो BD के नीचे कौन सी ट्राइंगल आ रही है, BDA। अब आपका क्या होगा, मिड पॉइंट्स को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के हाफ होगी। सो PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब आ जाइए इसकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पर। जो बाहर है वो रेक्टेंगल है, और वी हैव डन प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है वो आपके क्या होते हैं, इक्वल। और इसके डायगोनल्स क्या है, BD एंड AC। सो AC और BD क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर ये डायगोनल हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो ये भी हाफ ऑफ AC हो जाएगा क्योंकि BD और AC इक्वल है, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। अब ये चारों साइड से किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के। तो सभी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो ये SR, PQ, RQ, PS सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल 1 2 3 4 से। अब पैरेललोग्राम भी है और ईच साइड इक्वल भी है, तो आप क्या लिख देंगे, ऑल साइड्स इक्वल है, तो इट इज अ रोम्बस। स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है इसको, रोम्बस जो है, जो उसके अंदर आपका स्क्वायर ऑलरेडी आ गया, क्योंकि स्क्वायर्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है,
तो स्क्वायर इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए आप रोम्बस लिखेंगे स्क्वायर में, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर लिख दिया तो फिर आप इसको रोम्बस नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। अगर आपने रोम्बस लिख दिया तो इसमें स्क्वायर आएगा, मतलब जब भी आपकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो आप रोम्बस लिखोगे। स्क्वायर के लिए आपको ये भी करके दिखाना पड़ेगा कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है, अदरवाइज आपको क्या लिखना है, रोम्बस। तो आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ईच साइड इक्वल प्रूव कर दी, तो आपका रोम्बस हो गया। आप यहाँ पर भी पैरेलल वाला कंसेप्ट लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूव करके दिखाना तो आर क्यू पैरेलल टू बी डी, पी एस पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ईच साइड इज इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ABCD is a trapezium. Now this ABCD is a trapezium. Trapezium means one pair of opposite side is parallel. Let's see which side is parallel. AB parallel to DC. So these two are parallel. I am making this symbol here. Now BD is the diagonal. This BD is the diagonal of this trapezium ABCD, and E is the midpoint of AD. This E is the midpoint of AD. What you have to prove? सबसे पहले क्या किया है, यहाँ से a line is drawn through E. E से एक लाइन ड्रॉ की हुई है पैरेलल टू AB. जैसे ये AB है, इसके पैरेलल ही जा रही है, तो ये भी इसके पैरेलल है। E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है AB के, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग BC एट F. ये जो हम लाइन बना रहे हैं AB के पैरेलल, ये BC को F पर कट कर रही है। आपको क्या प्रूव करना है, शो करना है कि ये E तो आपको मिड पॉइंट गिवन है DA का, आपको शो करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम नहीं यूज होगी, उसका कन्वर्स यूज होगा। लेट्स सी कैसे यूज करते हैं कन्वर्स। सबसे पहले आपने ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है। मैं इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया है G, अब मैं आपके सामने लिख रही हूँ यहाँ पर G पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैंने G नाम दे दिया, जैसे E ये इसको BC को तो F पे कट कर रही है और डायगोनल को G पे कट कर रही है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। तो आपने ट्राइंगल कौन सी लेनी है, पहले डायगोनल तो लेना ही लेना है, DB और A पॉइंट ले लिया, तो DBA ये ले ली बेटा ट्राइंगल यहाँ पर। अब यहाँ क्या आएगा, E आपका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, दोनों मिड पॉइंट गिवन होते हैं और ये पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में ये दो एक ही मिड पॉइंट होता है, दूसरा प्रूव हो जाता है कन्वर्स से। एक मिड पॉइंट होता है और एक लाइन पैरेलल होती है, तो हम लिख देते हैं दूसरा भी क्या है, मिड पॉइंट। यानी ये यूज करने के बाद लिखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, उसमें दोनों मिड पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। और प्रूफ के बाद हम लिखते हैं कि ये पैरेलल है। और इसमें क्या होता है, कन्वर्स में एक मिड पॉइंट दिया होता है और पैरेलल दी होती है, तो फिर हम यूज करने के बाद लिखते हैं दूसरा भी मिड पॉइंट है। बट यहाँ पर तो कुछ प्रूफ नहीं करना, डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है। तो अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखो DAB, तो E जो है वो मिड पॉइंट DA का गिवन है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको मैंने 1 ले लिया, एक चीज मिल गई हमें, एक पैरेलल भी हो गई तो हम कन्वर्स यूज कर सकते हैं अगर ये पैरेलल भी हो गई तो। अब आपने यहाँ क्वेश्चन में लाइन पढ़ी है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। ये जो E से लाइन जा रही है ये AB के पैरेलल है, तो EG भी किसके पैरेलल होगा, AB के। अगर ये पूरी लाइंस पैरेलल है तो लाइन का अगर हम कोई पार्ट भी ले लेंगे वो भी पैरेलल होगा। सो EG पैरेलल टू AB, क्योंकि हम ट्राइंगल ये वाली ले रहे हैं तो हमें सिर्फ G तक की लाइन चाहिए। सो EG पैरेलल टू AB, तो EG अगर पैरेलल टू AB है, इसको मैंने सेकंड ले लिया, यानी हमें दो चीजें मिल गई, एक मिड पॉइंट मिल गया और एक ये पैरेलल हो गई। तो तीसरी साइड कौन सी हुई, एक का मिड पॉइंट हो गया, दूसरी के पैरेलल हो गई, तो तीसरी कौन सी हुई, ये। तो तीसरी साइड बाइसेक्ट होती है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। कैसे लिखा मैंने BD का मिड पॉइंट, बाय विच थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया यूज, यानी एक मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी साइड के लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप यूज कर सकते हो और उसको यूज करके लिख सकते हो G जो है यानी थर्ड साइड जो है उसका भी ये मिड पॉइंट है।
अब आपको दूसरी बार ट्राइंगल लेनी है। अब आपको ये पार्ट कंसीडर करना है, ये वाली ट्राइंगल DCB, ये वाला। पहले आपने BD डायगोनल की लेफ्ट वाली ली है, अब आप BD डायगोनल के राइट वाली ट्राइंगल ले रहे हो विच इज BCD। तो ये BCD ट्राइंगल ले रहे हैं। अब BCD में आप G मिड पॉइंट पहले ही प्रूव कर चुके हो, ये देखो आप लिख चुके हो यहाँ पर G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो G मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये लाइन भी पैरेलल हो गई ये दोनों, तो हम F मिड पॉइंट बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब पैरेलल देखते हैं कैसे है। अब ये पूरी लाइन किसके पैरेलल है? AB के। तो GF भी किसके पैरेलल होगी? AB के। तो GF किसके पैरेलल है? AB के। और AB किसके पैरेलल है? आपने ऊपर ही देख लिया था, DC के पैरेलल है। AB DC के पैरेलल है। मैंने ऐसे लिखा है इसको कि EF लाइन जो है वो पूरी AB के पैरेलल है और AB पैरेलल है DC के। तो ये तीनों पैरेलल हो गई, और अगर तीनों पैरेलल हो गई इसका मतलब हम लिख सकते हैं EF और DC पैरेलल है, EF और DC पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं इस लाइन का अगर कोई पार्ट लूंगी वो भी पैरेलल होगा इसके। तो EF पैरेलल टू DC का मतलब है GF पैरेलल टू DC। तो मैंने यहां पर लिख दिया है GF पैरेलल टू DC। अब एक चीज हमें गिवन है, G मिड पॉइंट है, एक साइड का ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट हमें गिवन है। दूसरा ये भी गिवन है GF पैरेलल टू DC, यही मिल गया हमें। दूसरी चीज मिल गई आपको, तो दो चीजें हो गई आपकी, वन ये हो गई G मिड पॉइंट। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट होगी इस पॉइंट पर। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल जो उससे पहले है उसी की तरह। तो F is the midpoint of BC. So we have proved that F is the midpoint of BC. So we have used in first three questions midpoint theorem, and in the question number 4 we have used converse of midpoint theorem. Thanks for watching.